रिकॉर्डिंग हमने अब शुरुआत से शुरू कर दी है। तो वंस अगेन हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के बोनस लाइव क्लास के अंदर। एंड गुड इवनिंग पायल, हाय अर्का चंद्र, हाय आदिल सिद्दीकी, हाय सयान, हाय मानस सहगल, हाय बलसारा, हाय गणेश, हाय दिग्विजय। देखो, मैं स्टार्टिंग के जो 5-7 स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हीं के मैं नाम ले पाती हूँ। सबके मैं नाम लेने बैठूंगी तो हमारा सेशन ही फिर उसी में निकल जाएगा। आज ये मैम, इफ आई एम स्टार्टिंग द फुल स्टैक जर्नी टुडे देन इज इट टू लेट? नो, इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। बस जब भी शुरू करो उसके बाद कंसिस्टेंसी हमें बनाई रखनी है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आप में से ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सवाल होगा कि दीदी आज के सेशन की लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इन केस किसी को सेशन टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, फ्री नहीं हो पाते 8 बजे तक, या फिर अगले दिन एग्जाम्स चल रहे हैं, बीमार हो गए, कोई भी रीजन हो, सारे के सारे लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होती है। आज का हमारा जो छोटा सा लाइव सेशन है, ये छोटा सा ही होगा, एक तरीके से बोनस, आपके साथ मुलाकात हो जाए, किस तरीके से आपकी जर्नी चल रही है उसको थोड़ा सा समझ पाए, रिवीजन कर लें जो अभी तक टॉपिक्स पढ़े उनका। वही सारे मोटिव हैं इस सेशन के ऊपर। एंड अभी कुछ थोड़ा सा टाइम दे देते हैं स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। एंड एक जो ये स्टूडेंट होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, अभी भी 1-2 बच्चे जो लिंक शेयर करते हैं, प्लीज वो चीज ना करें, वरना आपको बैन कर दिया जाएगा, सॉरी टू से। क्योंकि आप सिर्फ डेल्टा एंड उसके क्वेश्चंस, डेल्टा के असाइनमेंट क्वेश्चंस एकेडमिक पर्पसेस के लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, किसी और पर्पस के लिए नहीं बनाए हैं। तो वो कुछ भी आप प्रमोशन टाइप की चीज, अपना कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर लिख रहे हैं, दूसरे ग्रुप्स के टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर रहे हैं, उस तरीके की चीजें मत करिए, वरना अकाउंट आपका जो भी मॉडरेटर्स हैं वो बैन कर देंगे। एंड वैसे मॉडरेटर्स दिन में एक बार चेक कर लेते हैं करीबन कौन कौन से अकाउंट्स को हटाना है। टीका लगा हुआ है मेरे माथे पे, आज मैं थोड़ा मंदिर गए थे एंड कहीं एक और गेस्ट, मतलब रिश्तेदारों के घर पे आज जाके आए थे। एंड बड़ा मजा आता है रिश्तेदारों के घर पे, पता है क्यों आता है? क्योंकि एंड में पैसे मिलते। मुझे याद है अभी भी बचपन में हम स्कूल में जाते थे। आप सभी के हाई वाले मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। वही मैं देख रही हूँ अपने मैसेजेस आपकी स्क्रीन पर। बचपन में स्कूल में जाते थे तो हर दिन का मम्मी बजट देती थी। 5 रुपए मिलते थे मुझे तो स्कूल के, हर पर डे 5 रुपीज। तो ऐसे कभी 5 रुपए का छोटा सा चिप्स का पैकेट ले लेते थे, कभी एक अनारदाना की बोतल आती थी वो खरीद लेते थे। बड़ा मजा आता था 5 रुपए के। जिस दिन 10 रुपए मिल जाए ना, बहुत खुशी होती थी स्कूल के अंदर। Didi, is it enough to do only assignment questions for practice of CSS topics, or should we try more questions? And if yes, then what type of questions should we try to solve, and should we make notes or not? नोट्स बनाना ना बनाना कंप्लीटली आपके ऊपर है। एक फ्लेक्स बॉक्स वाला जो टॉपिक है उसके लिए हमने आपको नोट्स दे दिए, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स के नोट्स आपको ऑलरेडी उस चैप्टर के साथ दिए हुए हैं, आप उनको नोट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बाकी सारे सीएसएस की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए उनके नोट्स आपके ऊपर है। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ना बनाना चाहें तो वो भी चलेगा। एंड मेरे थोड़े से बाल ऐसे हो रखे हैं, पर ठीक है। और ठीक है, आप सीएसएस के टॉपिक्स को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? एक तो सबसे जो बेस्ट तरीका होगा सीएसएस के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने का ये होगा कि आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जो HTML को यूज करके अपना एक वो बनाया था, शुरुआत में पोर्टफोलियो पेज टाइप बनाया था। आप उसी पेज को इंप्रूव कर लीजिए सीएसएस को यूज करके। तो सीएसएस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं उन सबको अपने पोर्टफोलियो पेज के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। या फिर आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन से ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम बना सकते हैं यूजिंग सीएसएस। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को उनके ऊपर लगा सकते हैं। अब असाइनमेंट क्वेश्चंस है कि एक बेयर मिनिमम लेवल तक हम सीख जाएंगे चीजें। हम कह पाएंगे कि हाँ, हमें सीएसएस आती है, हमें ये वाला टॉपिक आता है, हमें फ्लेक्स बॉक्स आता है, हमें बैकग्राउंड सेट करना आता है, इस तरीके की चीजें हमें आती हैं। अब उनको जितना ज्यादा आप खुद से जाकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अब वो प्रैक्टिस के लिए मैं ही आपको सवाल देती जाऊं उतना इनफ नहीं होगा। आपको अगर अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो खुद से अपने दिमाग से आपको सोचकर कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ऑल्दो अभी हमारे सीएसएस के 1-2 टॉपिक्स बाकी हैं और उसके अंदर हमारा मेन प्रोजेक्ट भी बाकी है सीएसएस बेस्ड।
पर उससे पहले अगर आपको मैं एज अ होमवर्क पता है आपको क्या दूंगी, यूट्यूब के ऊपर अभी जो लास्ट वीडियो अपलोडेड है, अपना कॉलेज का जो यूट्यूब है उसके ऊपर लास्ट वीडियो एक अपलोडेड है, प्रोजेक्ट विच इज व्हाट डू यू कॉल इट, Amazon का एक क्लोन हमने बनाया हुआ है, 1-1.5 घंटे का करीबन वो प्रोजेक्ट है, एज अ बोनस होमवर्क प्रॉब्लम आप उसको जाकर बना लीजिए। वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है कोर्स के अंदर, हम Amazon वो वाला क्लोन नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया था। पर अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप उसको खाली टाइम में जाकर बना सकते हैं। उसके अंदर मोटा मोटी अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वही सारे यूज हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा कि वो क्लोन बना कैसे है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे यूज हुई है। तो एज अ प्रैक्टिस कि आपको चाहिए कि और थोड़े से असाइनमेंट से भी एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस के लिए मुझे चीजें मिल जाए, तो उस प्रोजेक्ट को आप जाकर एक बार बना सकते हैं। माई वॉइस इज लो या फिर एनफ आ रही है? मेरे माइक की सेटिंग्स तो ठीक लग रही हैं। आज का सेशन कितना लंबा होगा? आज का सेशन को उतना लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही सेशन हम बता देते हैं ना, 1-2 स्टूडेंट्स की खास रिक्वेस्ट आती हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि आज 8 की जगह 9 बजे आप सेशन रख लो, या थोड़ा सा लेट रख लो, या थोड़ा सा जल्दी रख लो। तो अब देखो, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को हम उतना ज्यादा केटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और 8 बजे का ये जो टाइम है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिसाइड, ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया है। तो आज का जो सेशन रहेगा इतना लंबा नहीं होगा, जनरली हमारे सेशन 1.5 घंटे के रहते हैं, पर आज का सेशन करीबन 1 घंटे के अराउंड हम उसको कर रहे होंगे, तो इतना लंबा आपको आज बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बेसिकली हम एक रिफ्रेशर ही है, कि आज देखने आए हैं कि कैसी चल रही है चीजें आपके साथ। आज की रिकॉर्डिंग भी अपलोड होगी ना? बिल्कुल अपलोड होगी। किसका सवाल था ये? कामाक्षी अग्रवाल। बारिश हो रही है? हाँ, दिल्ली में वैसे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ी हुई है। मैं दिल्ली से अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो यहाँ तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी इन साइड में काफी बारिश चल रही है, गुड़गांव में भी काफी ह्यूमिडिटी वाला वेदर हो गया है। क्षितिज, आपके चैट्स मुझे दिख रहे हैं। कैन आई लर्न पाइथन अलॉन्ग विद डेल्टा? देखो, आप बेसिक्स ऑफ पाइथन, अगर पाइथन एज अ लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे हैं, तो आप सीख सकते हैं पाइथन भी डेल्टा के साथ, बट उसका इतना ज्यादा पर्पस मुझे नहीं दिख रहा। देखो, अगर पाइथन सीखने के दो ही मेन मोटिव होते हैं स्टूडेंट्स के। एक तो कि उन्हें मशीन लर्निंग करना है, दूसरा मोटिव होता है उन्हें बैकएंड डेवलपमेंट सीखनी है यूजिंग पाइथन। तो अभी बैकएंड डेवलपमेंट हमने करी नहीं है। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट का आपका मोटिव है, तो एक बार हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर लें, बैकएंड नोड.जेएस को यूज करके कर लें, उसके बाद आप पाइथन का थोड़ा सा करेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से काफी सारे आते होंगे, फिर आपको हेल्प मिलेगी। तो आप अभी मत करो, बैकएंड के बाद सीख लेना। मशीन लर्निंग, अगर आप मशीन लर्निंग के लिए पाइथन सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी, पहले वेब डेवलपमेंट अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद मशीन लर्निंग स्टार्ट कर लेना। क्योंकि कई सारे ऐसे वेब डेवलपमेंट के एक्सपीरियंसेस होंगे जो शायद मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम सीखते टाइम तो नहीं, बट उसके बाद जब आप एप्लीकेशन बना रहे होंगे यूजिंग एमएल, तो वहां पर आपके काम आ जाएंगे। तो इसीलिए वेब डेवलपमेंट में एक स्ट्रॉन्ग कमांड अगर आपकी पहले से होगी, तो वो आपको एमएल बेस्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। एट द एंड है क्या, मशीन लर्निंग में सिर्फ एल्गोरिथम्स नहीं है। अगर आप मशीन लर्निंग के भी डेटा एनालिस्ट तो नहीं कहूंगी, बट मशीन लर्निंग बेस्ड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उनमें भी तो डेवलपमेंट होता ही है। एट द एंड मशीन लर्निंग का सिर्फ एल्गोरिदम नहीं होता, उसके लिए भी आपको डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट अगर आपका स्ट्रांग होगा, तो उसके अंदर फिर आप नई नई चीजों को डिस्कवर कर पाओगे। तो पाइथन को मैं अभी सीखना बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, पर हाँ, अगर आपका है कि नहीं बेसिक्स ऑफ पाइथन मुझे सीखने ही है, तो आप सीख सकते हैं। या एक और ऑप्टिमम टाइम बताऊं, तो एक बार हम जावास्क्रिप्ट कर लेंगे ना, उसके बाद आप पाइथन सीखोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने कवर कर ली, तो दूसरियों को सीखने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो एक जावास्क्रिप्ट जब हम कर लेंगे, सीएसएस के बाद जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो उसको जब हम एक बार स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसके बाद आप पाइथन सीखोगे, आपको पाइथन बहुत ही आसान लगेगी। तो अभी तो थोड़ा सा हॉल्ट कर दो उसको, अभी अपने सीएसएस के अंडरस्टैंडिंग पे आप थोड़ा सा फोकस करो। आज हम लेक्चर नहीं कर रहे होंगे, आज हम थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करेंगे लाइव बैठ के। तो अगर आपने सीएसएस चैप्टर 3 तक कर रखा है, कोई बात नहीं, सीएसएस चैप्टर 1 तक किया है, कोई बात नहीं, हम कुछ सीएसएस की ही चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। हो सकता है आपने कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका बचा हुआ है, तो अभी तो उसको बेसिकली आपको नई चीज सीखने को मिल जाएगी आज के सेशन के अंदर, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैम सीएसएस कब खत्म होगा? सीएसएस के अंदर कितने पार्ट्स हैं? अभी लास्ट हमने फ्लेक्सबॉक्स किया है, उसके बाद एक और पार्ट है, उसके बाद हम बेसिक सा कुछ मिनी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे सीएसएस को यूज करके, फिर हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे, उसके बाद हम अपना मेन सीएसएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो 4 पार्ट्स बचे हुए हैं। उसके बाद टेलविंड सीएसएस भी होता है, पर टेलविंड सीएसएस को हम क्या करेंगे, जब हम रिएक्ट जेएस कर रहे होंगे तब हम टेलविंड सीएसएस को सीखेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने मर्न स्टैक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मर्न स्टैक इज बेसिकली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो उसमें क्या है कि सीएसएस के 2 फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क्स अभी वैसे ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी, पर फ्रेमवर्क क्या है, अभी तक हम पूरा जो सीएसएस लिखते आ रहे हैं सब कुछ बेसिक से लिखते हैं, पर मार्केट के अंदर टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं हर एक चीज के। जैसे आपको कोई सुंदर सा बटन बनाना है तो आपको बेसिक से सीएसएस लिख के बटन बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल दो एज अ गुड डेवलपर आपको बेसिक से सीएसएस लिखनी आनी चाहिए, वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि 90% से भी ज्यादा वेबसाइट्स और 90% से भी ज्यादा वेब डेवलपर्स जो होते हैं वो बेसिक सीएसएस से ही काम करते हैं। वैसे ही काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। पर कई बार हो सकता है आपको टेम्पलेट्स यूज करने पड़ जाए, तो उसके लिए सबसे पॉपुलर जो टेम्पलेट होता है सीएसएस का वो बूटस्ट्रैप होता है। तो इसीलिए हम बूटस्ट्रैप को करेंगे सीएसएस के बाद। एंड इसके अलावा आजकल इवन दो इंडस्ट्री में उतने ज्यादा जॉब्स नहीं है टेलविंड सीएसएस के एज कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू टेलविंड सीएसएस। बट क्योंकि टेलविंड सीएसएस आजकल यूट्यूब पे बाकी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है और स्टूडेंट्स को मन करता है कि हाँ पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, मेरे आसपास लोग सीख रहे हैं तो मैं भी सीखूं, तो इसीलिए हमने अपने कोर्स में टेलविंड सीएसएस को भी इंक्लूड किया है। तो वो भी आपको पूरा सिखाया जाएगा। पर टेलविंड सीएसएस को सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप बेसिक बस एक लिंक यूज करें। अब सिर्फ एक लिंक को यूज करके कैसे टेलविंड को सीखते हैं वो आप बूटस्ट्रैप एक बार कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। एक होता है कि आप अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से सीख लें कि बेसिकली कि अगर आप रिएक्ट जेएस के साथ करना चाह रहे हैं, व्यू जेएस के साथ करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट जेएस, तो वो आप किस तरीके से अपने टेलविंड को लिख रहे होंगे कोड को। तो उसमें npm इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। तो काफी चीजें इंस्टॉलेशन की हैं जो बैकएंड एक बार हम कर लेंगे उसके बाद आपको इजी लगेंगी। तो बेसिकली मैं आपकी जर्नी को इस तरीके से हमने स्ट्रैटेजाइज किया है कि आपको जो फ्रंट एंड वाला पार्ट लगे ना वो अच्छा लगे, सीखने में इंटरेस्टिंग लगे और वो इजी लगे। तो इसीलिए मुश्किल चीजें यूजुअली स्टूडेंट्स क्या है बैकएंड के साथ एसोसिएट करते हैं, और हम भी उसी तरीके से अपनी जर्नी को ट्रैवल करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सीएसएस को पहले, मतलब सीएसएस ही नहीं, मतलब सीएसएस का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड कर लें उसके बाद जावास्क्रिप्ट करें। क्योंकि सीएसएस के अंदर फिर कई सारी हम अननेसेसरी चीजें कर रहे होंगे, इसीलिए अननेसेसरी वाली जो चीजें है ना उनको हम कोर्स के एंड तक रखेंगे। इन केस कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको बूटस्ट्रैप की जगह टेलविंड सीएसएस सीखना हो तो उसको दोनों सीखने का मौका मिलेगा। पर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको टेलविंड बिल्कुल भी नहीं सीखना, जिसका बूटस्ट्रैप से काम चल रहा है, जिसको सिर्फ मर्न स्टैक सीखना है, उसमें टेलविंड की जरूरत है नहीं, तो उस स्टूडेंट का भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा। तो वो एक्स्ट्रा टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया है, टेलविंड को थोड़ा सा एंड में रिएक्ट जेएस के साथ हम सीख रहे होंगे। यही रीजन है कि रिएक्ट जेएस को हम बैकएंड करने के बाद सीखेंगे। अब आपको मैंने जो भी बताया उसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। बेसिकली जैसे जैसे चैप्टर आए जा रहे हैं वैसे वैसे उनको करते रहना, ज्यादा आपको आगे क्या होगा पीछे क्या होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी। सारे के सारे टॉपिक्स जो पहले बताए गए थे फर्स्ट क्लास में वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर रहे होंगे। देखो जब आप जूम ज्वाइन करते हैं ना जूम की क्लास, तो उसमें आपको पास ऑप्शन आता है कि क्या आप अपना नाम लिखना चाहते हैं। अगर आप अपना नाम नहीं लिखते स्टार्टिंग में क्लास के, तो फिर क्या कहता है, मुझे जब स्क्रीन पे दिखाते हैं आपके मैसेजेस क्यूएनए में तो वो दिखाता है एनोनिमस अटेंडी। अब ऐसा ही आप में से एक एनोनिमस अटेंडी है जिसने मैसेज लिखा है दीदी मेरा नाम भी लीजिए। अब मुझे तो आपका नाम दिख नहीं रहा क्योंकि आप एनोनिमस अटेंडी हैं, तो इस केस में मैं आपका नाम कैसे लूं? प्लीज प्रोवाइड लिंक्डइन स्लाइड्स। ठीक है, लिंक्डइन की स्लाइड्स आपको मैं चेक करती हूँ।
असाइनमेंट क्वेश्चन से बेटर है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बनाने का सोर्स बना दिया है, द लेटेस्ट वीडियो ऑन अपना कॉलेज। वहां से देख के आप उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं साथ के साथ। एंड इनफैक्ट आपको और ज्यादा मन है ना सीएसएस के ऊपर टाइम लगाने का, तो जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है ना, मैंने तो कुछ पार्ट करवाया है अमेजोन की। बेसिकली उसमें अमेजोन का जो होम पेज है, अमेजोन की जो ग्लोबल वेबसाइट है, उसका जो होम पेज है उसको हमने कॉपी किया है एक तरीके से यूजिंग HTML एंड CSS। बस आप चाहें तो उसके अंदर और ज्यादा कॉपी, मतलब मैंने तो एक पेज को कॉपी किया, आप 3 पेजेस को कॉपी कर लो अमेजोन की वेबसाइट के, उनको लिंक कर दो। तो काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं खुद से जाकर, तो शुरुआत बेसिकली आपको मिल जाएगी वहां से, अगर आपका मन है प्रैक्टिस करने का। ऑल्दो हम डेल्टा के अंदर भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, पर आपका एक्स्ट्रा मन है क्योंकि असाइनमेंट के अलावा आपको जाकर कुछ और एक्स्ट्रा करना है, तो फिर आप वो कर सकते हैं। दीदी व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट? अगर आपको बेसिक आइडिया है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट इज बेसिकली द स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है? टेक की दुनिया की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट इज द कूल डूड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। जावा स्क्रिप्ट, यू कैन से इट इज कूल लैंग्वेज। अब उस कूल लैंग्वेज को आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना देंगे तो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट आएगी। तो टाइप स्क्रिप्ट मेरी एक्स कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमने, मेरे जो इंटर्नशिप्स थी उसमें हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर ही कोड कर रहे होते थे। जावास्क्रिप्ट पढ़ते टाइम हम डेटा टाइप्स नाम की एक चीज के बारे में सुनेंगे। अब डेटा टाइप्स के अंदर स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं होती जावास्क्रिप्ट, जबकि टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रिक्टली टाइप्ड होती है। तो इस तरीके की कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में। बाकी मेजरली सेम रहते हैं, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम है, तो इतने ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, तो उन्हीं को हम कर रहे होंगे। अब लेट मी जस्ट गेट माई स्लाइड्स जिनके ऊपर आज हम काम करेंगे, एंड उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना अपने कुछ कुछ MCQs को। कुछ बच्चे जो होते हैं शुरुआत में ही, हाँ कुछ बच्चे जो होते हैं जो शुरुआत में ही बताते हैं मुझे कि दीदी आपके आईपैड पे टाइम गलत है, तो शायद टाइम अब ठीक हो गया है। मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक हुआ, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, बट अब आपको वो परेशानी नहीं आएगी। ये हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हम कुछ कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, एक पोल क्रिएट कर देती हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मैं बताऊंगी, फिर हम अपने ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी कि आपको पोल में ABCD में से एक चूज करना है। वैसे इतना ज्यादा आपको पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप हो सक अगर आपने पहले के नोट्स बनाए हैं तो आप उनको खोलकर बैठ सकते हैं, नहीं तो अगर CSS हमने ऑलरेडी करा हुआ है अच्छे से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो दिमाग में आपने अभी तक याद है, मतलब जितना भी याद आ रहा है सिर्फ उसी को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी हाँ, मतलब कुछ गूगल नहीं करना, ईमानदारी से सॉल्व करना है। मुझे पता है आप सभी गूगल करने पे आ गए या फिर पुराना रिवाइज करने पे आ गए, सारी चीजें करने पे आ गए, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इतने कोई मुश्किल लेवल क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। और ये इस तरीके के क्वेश्चन है जैसे अगर मान लो आप डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, वैसे तो आपसे कोई ना कोई टास्क कराया जाता है डेवलपमेंट पोजीशंस के लिए। जैसे आपको बोल देंगे ये वाला पेज है, ये वेबसाइट है, UI UX डिजाइनर ने बना के दी है, इसको आप बनाओ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, या फिर ये बैकएंड की APIs है, इनको आप क्रिएट करो। तो इस तरीके के टास्क आपको दे देते हैं डेवलपमेंट इंटरव्यूज में। पर कई कभी कभार वन ऑन वन इंटरव्यूज में आपसे कुछ बेसिक सवाल भी पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल सवाल। तो ये जो वैसे थ्योरेटिकल सवाल होते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं कि किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा रिविजन भी हो जाएगा, हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ इस तरीके के सवाल इंटरव्यूज में MCQ बेस्ड हमसे पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूछा जाएगा, पॉसिबिलिटी है, कोई भी 10 में से एक कंपनी हो सकता है पूछ ले। तो जब आप डेवलपमेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं डेवलपमेंट रोल्स की बात कर रही हूँ, तो मैं एक पोल क्रिएट कर देती हूँ जिस पर हम बेसिकली वोटिंग कर रहे होंगे। आपको हर एक पोल के लिए वोटिंग करनी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
तो पोल यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है एंड लेट मी शो यू द क्वेश्चन। मैं एक बार अपनी स्क्रीन जो है उसको शेयर कर लेती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो एक बार चैट के अंदर लिखना है विजिबल। आंसर अभी टाइप नहीं करना चैट के अंदर, आंसर के लिए मैं आपको पोल का ऑप्शन दूंगी, तो डोंट वरी। जिसको जानना है डीएसए क्या होता है, एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। विजिबल है तो एक, हाँ ठीक है, ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स ने विजिबल लिख दिया। जिसको जानना है डीएसए, एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं डीएसए क्या होता है, तो इस पर मैंने एक यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वहां पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा डीएसए होता क्या है। अच्छा, पार्थ गोहिल मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे पीछे जो बुक्स रखी हुई है वहां पे शेल्फ पे, उनके नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, उसको एंड ऑफ द सेशन में मैं बताती हूँ। बाकी आजकल तो चाणक्य की एक बुक है, उसको मैं पढ़ती हूँ रात में बैठ के कभी कभार। काफी अच्छी बातें कहते हैं चाणक्य। काफी नेगेटिव भी कुछ कुछ उसमें लिखा होता है, बाकी मोस्टली चीजें ठीक लगती हैं आपको रियल लाइफ से रिलेट करो तो। अरे, लाइव सेशन की, हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होती है, तो उसमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं, हमारा पहला सवाल क्या है, ये हमारा पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन सीएसएस बी रिटन इन। यानी जब भी हमें सीएसएस लिखनी होती है अपने एचटीएमएल के कोड के साथ, तो कितने तरीके होते हैं सीएसएस को लिखने के एचटीएमएल के साथ। ऑप्शन 1 इज बेसिकली हमारे पास एक ही तरीका होता है सीएसएस को लिखने का। ऑप्शन बी है 2 तरीके होते हैं। ऑप्शन सी है 3 तरीके होते हैं। ऑप्शन 4 है 4 तरीके होते हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अभी मैंने क्या किया है, आपको एक पोल दिखाई दे रहा होगा, पोल वाला ऑप्शन, उस पर जाकर वोट कर देना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैं आपको एग्जैक्टली 45 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, उसके बाद पोल बंद हो जाएगा। तो जितना भी ये सोच के जल्दी जल्दी, अभी करीबन 20 सेकेंड्स हो गए हैं, 25 सेकेंड्स और बाकी हैं। अगर किसी को डाउट है थोड़ा सा और आप सोच लो, देख लो क्या ऑप्शन होना चाहिए। वैसे इस सवाल पे मैंने आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मतलब जितना परसेंटेज आ रहा है सही की तरफ, उससे ज्यादा मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था। बट कोई नहीं, आप एक बार करो एंड उसके बाद 1 2 3 एंड ये हमारा एंड हो गया पोल। एंड इसके रिजल्ट आपको दिख रहे होंगे। आई होप आपको दिख रहे होंगे क्या रिजल्ट आए हैं। अगर जिसको रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो मुझे लिख दो यस। यस लिख दो एक बार चैट में, अगर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है तो पोल का, ताकि मुझे पता चल जाए आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, यस, ओके ओके, ग्रेट, विजिबल है सभी को रिजल्ट। अब ये जो 10% बच्चे थे जिन्होंने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, 20% बच्चे थे जिन्होंने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, करीबन 30% स्टूडेंट्स, उनमें से 3% ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो ये कैसे हुआ उसको मैं जानना चाहूंगी। अच्छा, एक और चीज, इसको तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आंसर कैसे आया। इसका आंसर बेसिकली आंसर नंबर 3। देर आर 3 ways टू इंक्लूड CSS इनसाइड योर HTML। कौन से 3 तरीके होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पर जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हम करीबन 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको अपना स्कोर ट्रैक करना है। तो अगर आपका एक आंसर सही हो जाता है तो मतलब अभी आपका स्कोर है 1/10। तो इस तरीके से अपने स्कोर को ट्रैक करते हुए चलना है। ठीक है, स्कोर को ट्रैक करते हुए चलना है हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को, कि मेरा अभी इतने क्वेश्चन सही हो गए तो मेरा ये स्कोर चल रहा है। आंसर क्या था इसका? आंसर था इसका बेसिकली आप अपनी ट्रॉफीज जो है उनको कलेक्ट करते हुए चलो। अभी जिसने भी आंसर 3 लिखा था, ऑलमोस्ट 66% स्टूडेंट्स, उन्हें अपनी फर्स्ट ट्रॉफी मिल गई है। तो आंसर क्या है? आंसर है 3। 3 तरीके होते हैं जिससे सीएसएस इंक्लूड हो सकती है। सबसे पहले आपका इनलाइन, इनलाइन स्टाइलिंग, हम सबको ऑब्वियसली पता है इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है। जब हम अपने टैग के अंदर ही लिखते हैं चीजों को। टैग के अंदर लिखने का मतलब है कि मैंने लेट्स सपोज एक डिव बनाया,
अब div के अंदर अगर मुझे स्टाइल ऐड करना है तो इसी टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने div का स्टाइल ऐड कर सकते हैं. स्टाइल इज इक्वल टू एंड यहाँ पर अपना जो भी कलर या बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कुछ भी सेट कर सकते हैं. ये तो होता है मेरा इनलाइन. दूसरा तरीका होता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक स्टाइल टैग को लिखकर अपनी CSS को ऐड कर देते हैं. और तीसरा तरीका होता है हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल को यूज करते हैं. .css के नाम से एक अलग से फाइल बनाते हैं, उसको HTML के साथ लिंक करते हैं एंड फिर अपनी CSS को हम अलग फाइल से पढ़ रहे होते हैं, अलग एक्सटर्नल फाइल से. तो CSS को डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करने के, राइट करने के, लिखने के 3 तरीके होते हैं. आई होप इट इज क्लियर. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एंड जिन जिन स्टूडेंट्स को अपनी फर्स्ट ट्रॉफी मिल गई है, कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप यू स्कोर अ 10 आउट ऑफ 10. अब हम अपने नेक्स्ट सवाल को करेंगे. नेक्स्ट सवाल है, हाउ कैन वी राइट कमेंट्स इन CSS. हमें इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है. सबसे पहले ये कि /* एंड उसके बाद //. दूसरा ऑप्शन है ये हैशटैग लिखना. तीसरा ऑप्शन है 2 डबल स्लैश हमने लगा दिए. और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों को यूज करके हम अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं इन CSS. तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से आई एम गोइंग टू रीलॉन्च द पोल एंड आप वोटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी फाइनल आंसर है आपका. एंड इसके लिए भी हम आपको क्या देंगे, 45 सेकेंड्स दे दिए. इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स सही दे रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन. इस बार जो सही थे ना, उन्होंने वो बिल्कुल तैयार बैठे थे. हाँ मुझे पता है, सबसे पहले जो रिजल्ट आए हैं ना, वो सही वालों के आने स्टार्ट हुए हैं. तो काफी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं. CSS में ग्रिड भी पढ़ाएंगे क्या, रजनीश का सवाल है. यस रजनीश, CSS में ग्रिड भी पढ़ाएंगे. एक कंप्लीट रोड मैप ऑफ मशीन लर्निंग हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बनाया हुआ है, तो वहां से जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, एंडेड द पोल एंड रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आई होप यू कैन सी द रिजल्ट. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही बताया, ऑलमोस्ट 75%. हम CSS के अंदर जो कमेंट्स लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं. ये हमारी करेक्ट फॉर्म होती है CSS के अंदर कमेंट्स को लिखने की. एंड जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को क्लिक किया था, उन्हें एक और अपनी ट्रॉफी मिल गई है. तो आई होप यू हैव कलेक्टेड योर ट्रॉफी. एंड मैं आपको बता भी देती हूँ, बाकी पाइथन के अंदर, पाइथन जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमें कमेंट्स लिखने होते हैं तो हम हैश को यूज करते हैं. ये जो है पाइथन के अंदर यूज होता है कमेंट्स लिखने के लिए. डबल स्लैश को हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स लिखने के लिए. जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स लिखने के लिए यूज करते हैं. या फिर अगर आपको जावा के अंदर भी कमेंट्स लिखने होते हैं ना, तो भी हम डबल स्लैश को यूज करते हैं. तो मल्टीपल लैंग्वेजेस होती है. वैसे जावा के अंदर ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, बट ये जो है CSS के अंदर कमेंट्स लिखने के लिए हम इस सिंटैक्स को यूज करते हैं. तो आई होप कि हमारा जो सवाल था वो समझ में आया होगा. आप चाहें तो अपने लैपटॉप के ऊपर ट्राई भी कर सकते हैं. अब आ जाते हैं अपने थर्ड सवाल की तरफ. लेट मी स्टॉप शेयरिंग. मैं भी फर्स्ट टाइम पोल्स करा रही हूँ क्लास में, तो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर मी. तीसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं. ये थोड़ा सा इसको करने में आपको टाइम लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको 15-20 सेकेंड एक्स्ट्रा देंगे. नीचे वाला जो कोड स्निपेट दिया हुआ है, बेसिकली ये जो कोड मुझे दिया हुआ है, इन व्हाट ऑर्डर विल द मार्जिन्स बी एडेड. यानी हमें क्या दिया है, एक पैराग्राफ दिया है. सबसे पहले तो पैराग्राफ के लिए हम मार्जिन ऐड कर रहे हैं. मार्जिन की मुझे 4 वैल्यूज दी गई है. मार्जिन को हमने कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ा था, हमने बॉक्स मॉडल इन CSS जब पढ़ा था, तो उसके अंदर मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, इस तरीके की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. तो मार्जिन को हमने बॉक्स मॉडल ऑफ CSS के अंदर पढ़ा है. मार्जिन के अंदर हमने 4 वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं. अब हमें बताना है ये जो पैराग्राफ टैग है, इसके लिए मार्जिन कौन से ऑर्डर में सेट होगी. तो क्या वो ऑर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट रहेगा, क्या वो ऑर्डर टॉप लेफ्ट बॉटम राइट रहेगा, या ये ऑर्डर रहेगा, या ये ऑर्डर रहेगा. आपको बताना है कौन से ऑर्डर में हमारी मार्जिन सेट होने वाली है. तो मैं एक बार पोल जो है उसको रीलॉन्च कर देती हूँ. एंड इस पोल के लिए आई विल गिव यू एक्स्ट्रा 15-20 सेकेंड्स मैं आपको दूंगी. तो आप थोड़ा सा ध्यान से, सोच समझ के अच्छे से इसका मुझे जवाब देना.
एंड आई नीड मैक्सिमम राइट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। तो कोई नहीं, सोच लो, समझ लो, 10-15 सेकंड थोड़े से एक्स्ट्रा ले लो। इसको हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखा है, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालोगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी इसको याद रखने की, बॉक्स बना के मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको हम याद रख सकते हैं इजी तरीके से। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट सही बता रहे हैं पोल के अंदर, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इससे पता चल रहा है अच्छे खासे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट्स याद हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करी है कॉन्सेप्ट्स की, विच इज गुड। आई गिव यू 15 मोर सेकेंड्स। तो लास्ट 15 सेकेंड्स है आपके पास फाइनल आंसर अपना सबमिट करने के लिए। उसके बाद so this is the result for the poll and the answer is option A। ऑप्शन ए जिसको मिला था, you've collected your trophy। अब ऑप्शन ए कैसे आया? जब भी हम मार्जिन प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी बॉक्स होता है, बॉक्स में कुछ भी हो सकता है पैराग्राफ टैग के बॉक्स मॉडल की हम बात कर रहे हैं, डिव के बॉक्स मॉडल की बात कर रहे हैं, हेडिंग के बॉक्स मॉडल की बात कर रहे हैं, उसमें मार्जिन हमेशा अप्लाई होती है। सबसे पहले टॉप वाली वैल्यू लिखी जाती है, फिर राइट वाली वैल्यू, फिर बॉटम वाली वैल्यू, फिर लेफ्ट वाली वैल्यू। मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था कि हम क्या चलते हैं, इस तरीके से हम क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। जैसे घड़ी चलती है ना 12 से लेके दोबारा 12 तक, वैसे हम क्लॉकवाइज वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो पहले टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो ये हमारा जो ऑर्डर होगा ये हमारा सही ऑर्डर होगा। मार्जिन का भी सेम ऑर्डर रहता है और हमारी पैडिंग का भी सेम ऑर्डर रहता है जब भी हम दोनों वैल्यूज को सेट करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के लिए। तो आई होप दिस वाज क्लियर। तो ऐसे आपको कभी भी मार्जिन अगर लिखा हुआ दिखाई दे तो उसमें पहली वैल्यू हमारी टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू राइट के लिए, तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए, चौथी वैल्यू हमारी लेफ्ट के लिए। हमेशा मार्जिन पैडिंग में इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है। और एज ए डेवलपर आपके पास बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसा कोड आएगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर है आपकी वैल्यूज का। नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। The CSS property used to specify the transparency of an element is। ट्रांसपेरेंसी यानी एक एलिमेंट कितना दिखाई दे रहा है और कितना दिखाई नहीं दे रहा, उसको सेट करने के लिए हमारी कौन सी CSS प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो दोबारा से पोल आ गया आपके पास, 4 ऑप्शंस है। ओपेसिटी, या इसको मैं ठीक कर देती हूँ, दिस इज नन ऑफ दी। या मैं आपको थोड़े से अपने स्लाइड के एडिटिंग स्किल्स दिखाती हूँ। इसको हम लिख सकते हैं नन ऑफ दी अबव। ओपेसिटी, विजिबिलिटी, फिल्टर एंड नन ऑफ दी अबव। ये तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी है या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो किसी भी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को सेट करने के लिए यूज होती है, वो आपको बताना है मुझे ऑप्शंस में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिल्कुल सही जवाब की तरफ जा रहे हैं, विच इज रियली गुड, मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, नाइस। एंड एंडिंग द पोल नाउ। एंड हो गया पोल, उतना ही टाइम मिलना था। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स 83% ने बिल्कुल सही जवाब दिया, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ओपेसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करती है। ओपेसिटी और विजिबिलिटी दोनों के बारे में हमने सीखा हुआ है। विजिबिलिटी का काम होता है किसी भी एलिमेंट को दिखाना या हाइड कर देना। वो क्या करती है? कंप्लीटली हाइड कर देती है। मैंने आपको बताया भी था लेक्चर्स के अंदर, अगर आप किसी भी एलिमेंट के लिए विजिबिलिटी को नन सेट कर देंगे, इसकी वैल्यू अगर नन सेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, एलिमेंट कंप्लीटली हाइड हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा स्क्रीन के ऊपर। पर ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी से हम ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं कि एलिमेंट को आपको धुंधला दिखाना है तो आप सेट कर सकते हैं, आप 50% पे उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, 60% पे, 70% पे, इस तरीके से आप अपनी पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर सकते हैं फॉर ओपेसिटी। तो ओपेसिटी का काम होता है टू कंट्रोल द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नन ऑफ द अबव इसका डेफिनेटली आंसर नहीं था क्योंकि ओपेसिटी ऑलरेडी था। एंड आई होप कि आप
साथ के साथ काउंट कर रहे हैं कि आपके कितने जवाब सही रह रहे हैं और कितने जवाब गलत रह रहे हैं। लास्ट में हम स्कोर देखेंगे कौन से स्टूडेंट का कितना निकला, तो उसको आपको ट्रैक करते हुए चलना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सिलेक्ट ऑल H1 हेडर्स इन अ डिव एलिमेंट। यानी डिव एलिमेंट के अंदर सारे के सारे H1 हेडर्स को सिलेक्ट करने का कौन सा तरीका है? ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है, या नन ऑफ द अबव? तो पोल को रीलॉन्च कर दिया गया है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सिंटैक्स है अगर आपको किसी भी डिव एलिमेंट के सारे H1 को सिलेक्ट करना है तो। मैक्सिमम स्टूडेंट सही ऑप्शन को टिक कर रहे हैं अगेन। लास्ट के करीबन 10 सेकेंड्स और है आपके पास ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। पोल का आपके जूम के ऊपर ऑप्शन आता है, तो जूम के ऊपर ही जहाँ चैट वैट सारे ऑप्शंस आते हैं वहीं पर आपके पास पोल का ऑप्शन आता है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ इस वाले पोल का। ये आपका रिजल्ट रहा। ऑप्शन ए, करीबन 76% स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, 9% ने बी, 10% ने सी एंड करीबन 4% ने डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी जिसके अंदर आप डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा था कि अगर आपने कोई डिव एलिमेंट लिखा हुआ है और डिव एलिमेंट के अंदर, लेट्स सपोज ये मेरा डिव एलिमेंट है, इसके अंदर मैंने कोई H1 बनाया हुआ है, ये मेरा एक H1 टैग हो गया, ये मेरा दूसरा H1 टैग हो गया, और मुझे सारे के सारे वो H1 चूज करने हैं, ये H1 चूज करने हैं जो मेरे डिव के अंदर है। तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे डिव एंड उसके बाद लिखेंगे H1 की वो सारे H1 जो मेरे डिव के अंदर आते हैं। तो डायरेक्ट डिसेंडेंट के लिए हमने ऑलरेडी डिसेंडेंट सिलेक्टर की बात की है, जिसका यूज होगा टू सिलेक्ट ऑल द H1 हेडर्स इनसाइड माय डिव एलिमेंट। जब भी ऐसा डाउट हो ना, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है, जब भी डाउट आए तो एक बार बना के देख लो कि HTML में किस तरीके से एलिमेंट्स लिखे होंगे, तो उससे और थोड़ा सा आसानी होती है क्वेश्चंस को करने में। आई होप यू हैव कलेक्टेड दिस ट्रॉफी एंड यूर काउंटिंग। नेक्स्ट सवाल हमारा, ये वाला थोड़ा इजी होने वाला है। We can make rounded borders around elements using which CSS element? इसके लिए मैं आपको पोल दोबारा दे देती हूँ। अगर हमें किसी CSS एलिमेंट के लिए राउंडेड बॉर्डर्स चाहिए, थोड़े से कर्व्ड बॉर्डर्स चाहिए, तो उसके लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर राउंड एंड नन ऑफ द अबव। तो यू कैन चूज विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। एंड आई थिंक ये वाला जो सवाल है इसको मैक्सिमम स्टूडेंट सही करेंगे। अभी तक तो एटलीस्ट परसेंटेज वाइज मैक्सिमम स्टूडेंट सही कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। लास्ट के 10 और सेकंड बचे हैं आपके पास वोट करने के लिए। यस, दिस इज काइंड ऑफ अ रीकैप क्लास। कौन पूछ रहा है? ये अनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं। गिटहब मोस्ट प्रॉब्ली बैकएंड की शुरुआत जावास्क्रिप्ट के बाद हम कर रहे होंगे गिटहब, इसीलिए आपको मैं इतना काम देती भी नहीं हूँ होमवर्क में गिटहब का। तो ये हमारा कुछ रिजल्ट रहा एंड बिल्कुल सही मैक्सिमम ने दिया। 83% ने करीबन चूज किया है ऑप्शन नंबर बी को, विच इज बॉर्डर रेडियस, एंड यही थी हमारा सही ऑप्शन। तो आई होप यू हैव कलेक्टेड दिस ट्रॉफी। बॉर्डर रेडियस कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो अगर मैंने कोई डिव एलिमेंट बनाया है जिसकी शेप कुछ ऐसी है, अब इसकी शेप अगर मुझे थोड़ी सी राउंडेड करनी है, तो बॉर्डर रेडियस क्या करता है, इस तरीके से राउंडेड एजेस लेके आ जाता है शेप के अंदर। ये राउंडेड एजेस, ये राउंडेड एजेस। तो बॉर्डर रेडियस को हम सेट कर देते हैं, हम लिखते हैं अपनी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद हम सेट कर सकते हैं, वी कैन सेट इट टू
14 पिक्सल्स और समथिंग, वी कैन सेट इट टू 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। उससे क्या होगा, जितने ज्यादा पिक्सल की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो राउंडेड होगा। अगर आप बॉर्डर रेडियस को 50% सेट कर देंगे तो उससे क्या बनता है, कोई मुझे चैट में बताएगा, अगर बॉर्डर रेडियस किसी भी एलिमेंट की 50% पे सेट हो जाती है तो फिर क्या बनता है, क्या शेप आ जाती है हमारे एलिमेंट की उससे। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, एंड यूर ऑल करेक्ट। एक सर्कल बनता है जब भी बॉर्डर रेडियस 50% हो जाए, तो उस केस में आपके पास सर्कल शेप आ जाती है। यानी बिल्कुल अगर आपको सर्कल चाहिए अपनी स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस को सेट कर दो टू 50%। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरीके का है, What will be the width of the div element given below? इस सवाल में भी मैं आपको थोड़ा सा 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी करने के लिए। आपको एक div दिया है, div के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेट है। एक तो इसकी width प्रॉपर्टी सेट है 310 पिक्सल्स, एक इसकी पैडिंग आपको दी गई है 20 पिक्सल्स, एक इसका बॉर्डर आपको दिया गया है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, एक इसकी मार्जिन दी है 0। आपको बताना है कि ये जो div एलिमेंट बनेगा फाइनल वर्जन इसका, उसकी टोटल विड्थ कितनी होने वाली है। क्या वो 310 पिक्सल्स होगी, क्या वो 350 पिक्सल्स होगी, क्या वो 360 पिक्सल्स होगी, या नन ऑफ द अबव कोई और ही वैल्यू आ रही होगी कैलकुलेट करके। और मैं चाहती हूं कि आप गेस मत करिए, प्रॉपर कैलकुलेट करके देखिए पेज के ऊपर कि क्या वैल्यू आने वाली है। एंड करीबन 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स का टाइम हम रखेंगे इस सवाल के लिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़े। तो अगर आपने ऑलरेडी कर लिया, ऑलरेडी आपसे हो रहा है, तो आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो सवाल है ये बेस्ड है ऑन बॉक्स मॉडल ऑफ सीएसएस। तो यहां से पता चलेगा कि बॉक्स मॉडल ऑफ सीएसएस की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने कितने अच्छे से लेक्चर्स किए हैं, कितने अच्छे से चीजों को समझा है और खुद से प्रैक्टिस करके चीजों को देखा है। वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो उनका जवाब सही निकलेगा जिन्होंने खुद से प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को समझा है। तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगा लो, गलत आंसर मत टिक करो, थोड़ा सा टाइम लगा लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सवाल। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा, आई होप ये, आई होप क्या, ये सवाल आप में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कुछ सिखा के जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है अभी तक का पोल देख के। तो 20-25 सेकेंड्स और हैं आपके पास टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, पोल एंड कर दिया। एंड एक सेकेंड, मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड थोड़े से शॉकिंग रिजल्ट्स हैं ये। ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है 35% स्टूडेंट्स ने। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करना था। सवाल में पूछा व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द डिव एलिमेंट गिवन बिलो। अब जब भी हम विड्थ वाले इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बॉक्स मॉडल पर बेस्ड पूरा का पूरा सवाल है। बॉक्स मॉडल के अंदर हमने विड्थ पढ़ा था, हाइट पढ़ा था, पैडिंग पढ़ा था, बॉर्डर पढ़ा था, मार्जिन पढ़ा था। जब भी हम इस विड्थ की बात करते हैं, ये किस चीज की विड्थ बताता है हमें, ये वाली विड्थ प्रॉपर्टी। अगर आप ध्यान से रिकॉल करें, स्लाइड के ऊपर डेफिनेशन भी लिखी होगी क्लास में, ये वाली जो विड्थ प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है कंटेंट की विड्थ, कि डिव के अंदर जितना भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसकी विड्थ हमें बता रही होती है। तो बॉक्स मॉडल इन सीएसएस कैसे काम करता है, हमारे पास हमारा पूरा का पूरा ये डिव एलिमेंट है। डिव एलिमेंट का कुछ हिस्सा होता है जो सिर्फ कंटेंट के लिए होता है। इस हिस्से को क्या कहते हैं, ये हिस्सा सिर्फ कंटेंट के लिए होता है। और ये जितनी इसकी विड्थ होती है इसको हम विड्थ प्रॉपर्टी से सेट करते हैं। इसके बीच में हमारा पैडिंग वाला एरिया आ जाता है,
एंड ये जो हमारी बाउंड्री आ जाती है ये मेरा बॉर्डर वाली बाउंड्री आ जाती है, एंड इसके बाहर मेरे पास जो आती है वो मेरी मार्जिन आती है। अब मुझे कैलकुलेट करना था कि मेरे डिव एलिमेंट की क्या विड्थ है। ये जो विड्थ है ये डिव एलिमेंट के कंटेंट की विड्थ है। पूरी डिव एलिमेंट की जो विड्थ है वो इतनी होगी। अंदर वाले कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें बॉर्डर भी आपका 0, जिसमें पैडिंग भी आपकी 0, जिसमें मार्जिन भी आपकी 0, उसमें डिव एलिमेंट की विड्थ इज इक्वल टू माय कंटेंट की विड्थ। दोनों सेम होगा उस केस में। जिस केस में आपकी पैडिंग भी 0 होती, जिस केस में मार्जिन भी 0 होती, जिस केस में बॉर्डर भी 0 होता, उस केस में ये वाली विड्थ ही मेरा फाइनल आंसर होती। तो ए आंसर उस केस में होता जब ना पैडिंग सेट होती, ना बॉर्डर सेट होता, ना मार्जिन सेट होती। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया, सिर्फ विड्थ प्रॉपर्टी को देखकर ए ऑप्शन को टिक किया है, जबकि बॉक्स मॉडल इन सीएसएस मुझे बताता है कि विड्थ प्रॉपर्टी सिर्फ बॉक्स के जो भी मेरा एलिमेंट होता है उसके कंटेंट वाले हिस्से के लिए डिसाइडेड होती है। उसके बाहर भी होता है मेरा एलिमेंट, कंटेंट वाला पार्ट अलग होता है एलिमेंट का, उसके बाहर भी मेरा एलिमेंट होता है जो सारा जुड़कर मेरा पूरा एलिमेंट की विड्थ डिसाइड होती है। सिर्फ कंटेंट पार्ट से नहीं, बाहर की जो पैडिंग वाली एक्स्ट्रा स्पेस होती है, बॉर्डर वाला एरिया होता है, वो सारा का सारा एलिमेंट की विड्थ में काउंटेड होता है। तो मुझे इस एलिमेंट की विड्थ कैसे काउंट करनी थी? एलिमेंट की विड्थ काउंट करने के लिए हम सबसे पहले तो उसकी कंटेंट की विड्थ लिखते हैं, प्लस उसमें हम पैडिंग लिखते हैं। पैडिंग कैसे जोड़ेंगे? उसकी लेफ्ट वाली पैडिंग जोड़ते हैं और राइट वाली पैडिंग जोड़ते हैं। तो इस बार चारों डायरेक्शंस में 20 पिक्सल्स दे रखी है, मतलब टॉप से भी 20 पिक्सल्स है, राइट से भी 20 पिक्सल्स है, बॉटम से भी 20 पिक्सल्स है, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल्स है। मतलब लेफ्ट का 20 पिक्सल्स, ये बीच का एरिया, एंड राइट का 20 पिक्सल्स। तो यहां हो गया 20 पिक्सल्स प्लस 20 पिक्सल्स, ये आए मेरे पैडिंग के। उसके बाद हम मार्जिन का लेफ्ट और राइट भी जोड़ते हैं। अब मार्जिन में लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है, क्योंकि मार्जिन 0 सेट है, तो इसका हम 0 जोड़ देंगे। एंड फिर हम बॉर्डर का भी जोड़ते हैं। बॉर्डर कितना है? 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, 5 पिक्सल्स, मतलब चारों साइड में 5 पिक्सल्स होगा। बॉर्डर इधर से भी 5 पिक्सल है, इधर से भी 5 पिक्सल है, इधर से भी 5 पिक्सल है, इधर से भी 5 पिक्सल है। तो लेफ्ट का 5 जोड़ दिया, राइट का 5 जोड़ दिया, क्योंकि विड्थ के लिए क्या चाहिए? टॉप बॉटम से फर्क नहीं पड़ता विड्थ के लिए, वो हाइट में जुड़ते हैं। लेफ्ट और राइट मेरी विड्थ में जुड़ते हैं, तो लेफ्ट का भी 5 एंड राइट का भी 5। ये दोनों वैल्यूज कहां से आई? ये मेरी बॉर्डर से आई। ये टोटल जो बनेगी वैल्यू, ये मेरे पूरे के पूरे डिव एलिमेंट की विड्थ होगी। ये वाली जो विड्थ होती है वो एलिमेंट की विड्थ नहीं होती है, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट वाला हिस्सा होता है उसकी विड्थ होती है। तो इसको टोटल को जोड़ें अगर, तो इट विल बी 310 पिक्सल्स प्लस 20 20 40 हो गया, प्लस 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये हो गया टोटल 50 पिक्सल्स, एंड टोटल टर्न्स आउट टू बी 360 पिक्सल्स। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा मेरा आंसर नंबर बी। यानी ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जिस स्टूडेंट ने टिक किया था उसको यहां पर ट्रॉफी मिलेगी। एंड आई एम सपोजिंग दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो बॉक्स मॉडल की बहुत ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग हमारे सवाल बढ़ाता है। कोई निराशा की बात नहीं, अगर आपने गलत किया तो आप कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। क्या सीख के गए हम? कि जो मेरी विड्थ या फिर मेरी जो हाइट प्रॉपर्टी होती है, विड्थ और हाइट दोनों कंटेंट की विड्थ और हाइट सेट करने के लिए होते हैं, बॉक्स की नहीं, यानी पूरे के पूरे एलिमेंट की नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था एलिमेंट कहाँ है, यहां तक है मेरा पूरा एलिमेंट। बॉर्डर कहाँ आता है? क्योंकि बॉर्डर यहां तक आता है। अगर हम पूरे एलिमेंट की विड्थ की बात करेंगे तो उसमें कंटेंट की विड्थ के साथ साथ उसको जो एक्स्ट्रा पैडिंग दी गई है, आसपास स्पेस दी गई है, उसको जो बॉर्डर दिया गया है, उसको जो मार्जिन दी गई है, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलाकर एक एलिमेंट की विड्थ और एक एलिमेंट की हाइट बनते हैं। तो आई होप कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होगी यहाँ पर। कोई स्टूडेंट कह रहे हैं दीदी थोड़े से मुश्किल सवाल पूछो। देखो सीएसएस के अंदर मुश्किल सवाल नहीं होते, सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, सीएसएस मुश्किल नहीं है। एचटीएमएल सीएसएस कोई चीज ही नहीं है। मुश्किल सवाल तो मैं आपसे जावास्क्रिप्ट के अंदर पूछना शुरू कर दूंगी, वो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर बनते हैं मुश्किल सवाल। एचटीएमएल सीएसएस में मुश्किल सवाल नहीं बनते। एचटीएमएल सीएसएस में मुश्किल प्रोजेक्ट बनते हैं, उसमें मुश्किल एक्टिविटीज बनती है कि ये करके दिखाओ, उसके बाद मुश्किल लगता है। कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज ये मुश्किल नहीं होते, वो तो बहुत आसान है सीएसएस के अंदर। मैंने आपको एचटीएमएल पढ़ाते टाइम ही शुरुआत में बताया था, एचटीएमएल इज प्रोबेबली द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू, सीएसएस इज प्रोबेबली द सेकंड और द थर्ड इजीएस्ट थिंग यू कैन डू इन टेक। तो आई होप कि ये वाला जो सवाल है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, इस सवाल के अंदर हमें क्या करना था। एंड
थोड़ा सा शॉकिंग मेरे लिए भी था कि मतलब मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है उन्होंने सही ऑप्शन को टिक किया है यहाँ पर। किसी का इससे रिलेटेड, इस सवाल से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बताओ। ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मार्जिन भी इसलिए जुड़ेगी क्योंकि हर एलिमेंट के साथ उसकी इंडिविजुअल मार्जिन होती है। आपको बेसिकली इस तरीके से समझ लो, जब भी सीएसएस में जाके इंस्पेक्ट करते हो किसी एलिमेंट को तो पूरा मॉडल दिखाई देता है ना, सिर्फ बॉर्डर तक दिखाई नहीं देता, बॉर्डर के बाद आपको मार्जिन वाला डब्बा भी दिखाई देता है। तो सीएसएस में क्रोम के अंदर इंस्पेक्ट करने पर वो जो पूरा का पूरा आपको बॉक्स दिखाई देता है, उस पूरे बॉक्स की हाइट एंड उस पूरे बॉक्स हाइट एंड उस पूरे बॉक्स की विड्थ काउंट होती है। पैडिंग कंटेंट के बाहर आती है। समझ नहीं आया? फिर से बताओ, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, दोबारा से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इनफैक्ट ये डायग्राम इंस्पेक्ट के अंदर भी आपने देखा होगा। ये तो होता है मेरा पूरा एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर कई सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे जो इनर लेयर होती है इसको हम कहते हैं कंटेंट। इसके जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं अपना बॉर्डर। इनके जो बीच वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं अपनी पैडिंग। यानी ये वाला जो हिस्सा है जो बीच में है इसको हम पैडिंग कहेंगे। एंड ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं अपनी मार्जिन। तो इस तरीके से एक जो मेरा एलिमेंट होता है उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं। बॉक्स मॉडल में हमने यही पढ़ा है। अंदर की तरफ कंटेंट होता है, कंटेंट के बाहर पैडिंग होती है, स्पेस होती है, उसके बाद हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा हो जाता है, उसके बाद हमारी मार्जिन आ जाती है। एंड इन चारों, जो हमारा कंटेंट हो गया, बॉर्डर हो गया, पैडिंग होगी, मार्जिन होगी, चारों को मिलाकर हमारा बॉक्स मॉडल बनता है। अब बॉक्स मॉडल के अंदर ही मतलब जितनी भी चीजें इंक्लूडेड होंगी वो सारे के सारे एलिमेंट को फॉर्म करेंगी। तो इसमें ये नहीं सोचना कि मार्जिन क्यों इंक्लूड होगी या बॉर्डर क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट का ही पार्ट है। कंटेंट के अलावा भी एलिमेंट के अंदर कई सारी चीजें होती है। वही तो बॉक्स मॉडल कह रहा है। बॉक्स मॉडल कह रहा है कंटेंट ही सब कुछ नहीं है, कंटेंट की स्पेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट के बाहर जो आपने बॉर्डर सेट किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट के बाहर जो आपने मार्जिन सेट करी है, पैडिंग सेट करी है, वो सारी भी इंपॉर्टेंट है। जब आप विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो विड्थ प्रॉपर्टी कंटेंट का जो साइज है उसको डिसाइड करती है बाय डिफॉल्ट। हाइट काउंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि हाइट तो हाइट में काउंट होगी ना, हम सिर्फ विड्थ की बात कर रहे हैं, हम हाइट की बात नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप टोटल एलिमेंट की हाइट की बात करेंगे तो उसके अंदर पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन ये सब काउंट होंगे। सिर्फ हाइट नहीं, उसके उसमें भी पैडिंग और मार्जिन और बॉर्डर काउंट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगी जिसको और भी डाउट हो रहा है। क्या करो, अपना क्रोम जो है आपके कंप्यूटर का, जो भी क्रोम है लैपटॉप का, सेशन के बाद एक बार उसको इंस्पेक्ट करना, और इंस्पेक्ट करके चाहे google.com खोल लो और उसमें किसी भी एलिमेंट के लिए उसका बॉक्स मॉडल देखना। बॉक्स मॉडल में आपको दिखेगा सारी की सारी चीजें इसी तरीके से बनी होती हैं बॉक्स मॉडल में। तो पूरा जो बॉक्स मॉडल होता है वो एक सिंगल एलिमेंट के लिए होता है। मयंक वर्मा कह रहे हैं गलती से सी टिक कर दिया इंस्टेड ऑफ बी। पैडिंग टॉप और बॉटम की ऐड क्यों नहीं हुई? अच्छा, ये सवाल काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने पैडिंग ऐड करी है उसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट की पैडिंग क्यों ऐड की, क्यों क्यों ऐड की? क्योंकि
हम विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं जो लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाती है। अगर मैं टोटल एलिमेंट की हाइट कैलकुलेट कर रही होती इस डायरेक्शन में, तो मैं टॉप और बॉटम की पैडिंग कैलकुलेट करती। विड्थ क्या होती है? लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ विड्थ होती है। उसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़ेगा, ऊपर और नीचे वाले हिस्से का तो कोई काउंट ही नहीं है। वो तो मतलब इट्स सेंसलेस टू काउंट द टॉप एंड बॉटम। हम सिर्फ लेफ्ट और राइट को काउंट करेंगे जब भी हम विड्थ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप जिसने भी सही किया था उसने अपनी ट्रॉफी जो है उसको कैलकुलेट कर कलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट सवाल हमें कहता है यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स हाउ डू यू मेक द फ्लेक्स आइटम स्टे ऑन वन लाइन। यानी अगर आपके पास फ्लेक्स आइटम्स है, फ्लेक्स बॉक्स करना जरूरी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास फ्लेक्स बॉक्स है किसी कंटेनर के अंदर, तो फ्लेक्स बॉक्स के जो आइटम्स है यानी अंदर के जो आइटम्स है उनको कैसे आप इंश्योर करोगे कि वो एक ही लाइन में रहे, मल्टीपल लाइंस में ना जाए। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा लिखने पर सारे के सारे आइटम्स सिंगल लाइन में रहेंगे। लेट मी री लॉन्च द पोल एंड देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स की सही अंडरस्टैंडिंग कितने स्टूडेंट्स को है। अभी तक तो मैक्सिमम सही जवाब दे रहे हैं, तो दैट इज गुड। फिफ्टीन सेकेंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए। दीज आर द रिजल्ट्स एंड हमने बात की थी फ्लेक्स बॉक्स पढ़ते टाइम, हमने सीखा था फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बाय डिफॉल्ट नो रैप पे सेट होता है कि रैप मत करो। फ्लेक्स रैप का मतलब होता है कि क्या आप एलिमेंट्स को रैप करना चाहते हैं, लपेटना चाहते हैं। लपेटने से क्या होता है, चीजें अलग लेयर में आ जाती हैं, अलग लाइन में आ जाती हैं। पर आपको चाहिए कि चीजें अलग लाइन में ना आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स रैप नो रैप। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चीजें अलग लाइन में नहीं आएंगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी नो रैप पे ही सेट होती है, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। पर अगर आपने लिख दिया फ्लेक्स रैप टू रैप, इसका मतलब है चीजें नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगी। पर अगर हमें चीजों को सिंगल लाइन में रखना होता है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, फ्लेक्स रैप नो रैप। सो दिस इज द करेक्ट प्रॉपर्टी। जिसने ये सिलेक्ट किया था उसे मिलेगी ट्रॉफी। बाकी वैलिड प्रॉपर्टीज नहीं है सिंगल लाइन में रखने के लिए। और फ्लेक्स स्टार्ट, जिस भी स्टूडेंट ने बी किया है, फ्लेक्स रैप पे फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया आपने। फ्लेक्स रैप के लिए शायद वैलिड वैल्यू होती भी नहीं है फ्लेक्स स्टार्ट, जितना मुझे याद आ रहा है। ज्यादा ही जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स कर लिया स्टूडेंट्स ने। पर कोई नहीं, जिसने फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट किया था विच वाज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप कि जो स्टूडेंट शुरुआत में कह रहे थे दीदी थोड़ा लेवल बढ़ा दो, उनको थोड़ा मिल रहा होगा लेवल, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ये तीनों वैलिड वैल्यूज नहीं है, नो रैप से हम सिंगल लाइन के अंदर अपने कंटेंट को रख पाएंगे। मल्टीपल लाइंस में रखने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे? मल्टीपल लाइंस में अगर हमें स्प्रेड करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं फ्लेक्स रैप रैप, कि रैप करके मल्टीपल लाइंस के अंदर शेयर कर दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा CSS रूल is used to change the flow of flex container items to from bottom to top when text of the document flow from left to right। इसको मैं बेसिक से समझा देती हूँ आपको पहले क्या चल रहा है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेब पेज है। वेब पेज यानी ये हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमारा नॉर्मल ब्राउजर के ऊपर हम HTML CSS का पेज खोलते हैं। अब इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट का फ्लो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ है। मतलब अगर हम ABCDEFGH इस तरीके से चीजें लिख रहे हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहे हैं। मतलब यहाँ उर्दू जैसी लैंग्वेजेस नहीं लिखी जा रही जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, कोई और लैंग्वेज। यहाँ नॉर्मल 1 2 3 4 सारा का सारा कंटेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जा रहा है। अब इसमें हमें बोला जा रहा है कि आप फ्लेक्स की क्या डायरेक्शन रखोगे, फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या सेट करोगे कि आपका जो फ्लेक्स कंटेनर आइटम्स है वो बॉटम से लेकर टॉप की तरफ जाए। बॉटम से लेकर टॉप की तरफ फ्लेक्स आइटम्स कब जाएंगे? जब बेसिकली मेरा जो मेन एक्सेस है, मेन एक्सेस को कह रहा है कि मेन एक्सेस को क्या
प्रॉपर्टी सेट करने से आपका मेन एक्सिस बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। हमने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, दो एक्सिस पढ़े हैं फ्लेक्स बॉक्स करते टाइम। एक होता है मेन एक्सिस, एक होता है क्रॉस एक्सिस। दोनों हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे रहते हैं। अगर मेन एक्सिस इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल में होगा। क्रॉस एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो मेन एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ये कह रहा है कि क्या आप रो लिखें, कॉलम लिखें, रो रिवर्स लिखें, कॉलम रिवर्स लिखें, क्या वैल्यू लिखने से आपका मेन एक्सिस बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। टॉप से बॉटम नहीं कह रहा, बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। वो आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेट मी रीलॉन्च द पोल एंड मुझे आप सिलेक्ट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। जिन बच्चों ने पहले सॉल्व कर लिया होता है ना, वो एकदम से टूट पड़ते हैं कि हाँ चलो गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सिलेक्टिंग द राइट आंसर इन दिस केस, विच इज गुड। इससे पता चलता है फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा है, काफी बच्चों ने पढ़ा है। दस और सेकंड हैं आपके पास अपने आंसर को रजिस्टर करने के लिए। एंड करीबन 76 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, सही जवाब दिया है, विच इज माई ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉलम रिवर्स। तो जिसने सही जवाब दिया आपको मिल गई है ट्रॉफी, गुड। जिसका रह गया उनको मैं बेसिक फंडा बता देती हूँ दोबारा से फ्लेक्स का। फ्लेक्स में कंटेनर होता है और आपका एक मेन एक्सिस होता है। क्रॉस एक्सिस की मैं यहाँ बात नहीं करूंगी, सिर्फ मेन एक्सिस की बात कर रही हूँ। अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखी, तो आपका मेन एक्सिस लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। यहाँ कहां से कहां तक जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस लेफ्ट से राइट ही होता है, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही होते हैं। अगर आपने कॉलम रख दी फ्लेक्स डायरेक्शन, तो आपका मेन एक्सिस टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, तो इसको कह सकते हैं टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा। अगर आपने रो का रिवर्स कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन में, तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा राइट से लेफ्ट। और अगर आपने कॉलम का रिवर्स कर दिया, तो बॉटम से टॉप का रिवर्स हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा बॉटम टू टॉप। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हमारी अलग अलग डायरेक्शन होती है मेन एक्सिस की। एंड उसी के परपेंडिकुलर आपका क्रॉस एक्सिस रहता है एट 90 डिग्रीज। तो आई होप कि ये वाला लॉजिक हमें क्लियर था। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है विच फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी अलाइंस आइटम्स हॉरिजॉन्टली। इसमें हमें अज्यूम करना है कि जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है, मुझे बेसिकली अपने पेंसिल से लिखने में थोड़ा सा आपको मेरी एक्सेप्शनली गंदी हैंडराइटिंग इसलिए दिख रही है बिकॉज मेरी ये जो उंगली है, इट्स नॉट वर्किंग माय इंडेक्स फिंगर, तो मैं इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ। पेंसिल मुझे ऐसे पकड़नी पड़ रही है, टाइपिंग में बिना इंडेक्स फिंगर के कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा या तो स्लो लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा, या इसको हटा के मुझे करना पड़ रहा है। बहुत फनी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं पीछे से ऐसे गेट बंद करती हूँ यूजुअली, मतलब लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ के गेट बंद करते हैं ऐसे। मैं क्या करती हूँ, बाहर निकल रही हूँ गेट से, मैं ऐसे पीछे से धड़ाम से मैंने हीरो बन के गेट बंद किया। गेट बंद हुआ नहीं, उससे पहले मैं अपना हाथ हटा ही नहीं पाई, पीछे से आगे नहीं कर पाई, तो मेरी ये जो फिंगर है उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, ये गेट के बीच में आ गई पूरी। एंड मेरा नाखून ग्रो ही नहीं कर रहा है, 1 हफ्ता हो गया है। तो देखते हैं क्या फेट होती है फिंगर की। पर इससे मुझे रियलाइज ये हो गया कि इंडेक्स फिंगर काफी इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे डेली टास्क के लिए। आपको चम्मच पकड़ने में मुश्किल होती है, पेंसिल पकड़ने में मुश्किल होती है, टूथब्रश पकड़ने में मुश्किल होती है, अलग ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिंदगी की। तो हर जो एक इंडिविजुअल छोटा छोटा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट है, तो संभाल के रखना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। ठीक है, वापस से आ जाते हैं सीएसएस पे। विच फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी अलाइंस आइटम्स हॉरिजॉन्टली। इसके लिए हमें अज्यूम करना है हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो कहने का मतलब है कि हमारा मेन एक्सिस लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ है। अब मुझे हॉरिजॉन्टली अगर आइटम्स को अलाइन करना है, मतलब अगर ये मेरा फ्लेक्स कंटेनर है, दिस इज माई फ्लेक्स कंटेनर, इसमें हॉरिजॉन्टली आइटम्स को अलाइन करने का मतलब होगा एक आइटम इधर आ गया, दूसरा आइटम इधर आ गया, तीसरा आइटम इधर आ गया, चौथा आइटम इधर आ गया। ये मेरा मेन एक्सिस होना चाहिए। तो मेन एक्सिस है बेसिकली। तो इसके लिए हम कौन सी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो लेट मी री शेयर द पोल
एंड अब आप चूज कर सकते हैं अपना जो भी सही ऑप्शन है। मैक्सिमम स्टूडेंट सही जवाब चूज कर रहे हैं, विच इज गुड। पांच सात और सेकंड्स है आपके पास। इसके अलावा मैं एक वो दिखा देती हूँ आपको, तब तक आप वोट करो। मैं जो हमने एक फ्लो चार्ट टाइप बनवाया था आपके लिए फॉर फ्लेक्स बॉक्स, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आई होप अभी तक कोर्स के अंदर तो आपने देख ही लिया होगा। तो इस तरीके का कुछ ठीक है, एंड कर देते हैं पोल को। एंड उससे पहले मैं आपको छोटा सा ये दिखा देती हूँ। आई एम नॉट श्योर हाउ टू शो माई कंप्यूटर स्क्रीन, बट इस तरीके का कुछ ये आपको फ्लेक्स बॉक्स के लिए हमने थोड़ा बना के दिया था। थोड़ा जूम इन करके मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से फ्लो चार्ट की शेप में। ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, मैंने कहीं से लिया ही है ये कॉन्सेप्ट पूरा, बट आई फाउंड इट क्वाइट यूजफुल कि इसको पढ़ने में आसानी होगी। आई होप ये दिख रहा है। एक सेकेंड, आई एम नॉट श्योर कितना दिख रहा है। खैर मैं इसको, आपका जो फ्लेक्स बॉक्स वाला लास्ट जो सीएसएस का चैप्टर अपलोड हुआ है, उसी सीएसएस के चैप्टर के अंदर लास्ट आपको एक पीडीएफ दी गई है। वो थोड़ा सा कुछ घंटे बाद में अपलोड हुई थी, तो इन केस किसी स्टूडेंट ने अगर मिस कर दी हो तो प्लीज वो एक बार फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के लिए एक बार देख लेना। रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 50% स्टूडेंट्स ने चूज किया है ऑप्शन ए, 29% ने चूज किया है ऑप्शन बी। आंसर क्या था? आंसर था आपका ऑप्शन ए, अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली। तो या क्या किया स्टूडेंट्स ने, क्या सोचा कि अलाइन आइटम्स लिखा है तो प्रॉपर्टी का नाम भी अलाइन आइटम्स ही होगा। मेरे को तो लग रहा है काफी सारे जिन्होंने बी चूज किया है उनका यही लॉजिक रहा होगा पीछे। कुछ होंगे जिन्होंने थोड़ा सोच समझ के भी किया होगा, पर मुझे लग रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स ने अलाइन आइटम्स देखा फिर ये अलाइन आइटम्स देखा। ऐसे नहीं करना होता, पढ़ना होता है चीज को अच्छे से। तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो यही आ जाता है कि अगर आपको सारे के सारे आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो अलाइन सेल्फ तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अलाइन सेल्फ क्या होता है, इंडिविजुअल आइटम के लिए होता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी सारे के सारे आइटम्स के लिए सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीन चीजें बचती हैं। अब इनमें से भी जो मेरा अलाइन आइटम्स होता है, ये होता है फॉर माई क्रॉस एक्सेस, इतना हमें पता है। जस्टिफाई कंटेंट होता है फॉर माई मेन एक्सेस, इतना हमें पता है। अब मैंने आपको बता दिया, ये अगर मेरा कंटेनर है, इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी रो डायरेक्शन है मेरे पास। तो मेन एक्सेस कहां से कहां तक हुआ, मेन एक्सेस हुआ लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये मेरा मेन एक्सेस है। क्रॉस एक्सेस कहां हुआ, टॉप से बॉटम की तरफ। मुझे आइटम्स हॉरिजॉन्टली लगाने, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो कौन से एक्सेस पे लगाने हैं, हमें अपने मेन एक्सेस पे आइटम्स को लगाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट का। जब भी क्रॉस एक्सिस के अलोंग आइटम्स को लगाना है तो हम अलाइन आइटम्स को यूज करेंगे। जब भी स्पेसिंग आ जाती है, मतलब मल्टीपल लाइंस में कंटेंट आता है, तब अलाइन कंटेंट को यूज करेंगे। और ये कुछ भी हो, अगर मेन एक्सिस के अलोंग हमें कभी भी कंटेंट को अरेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग के अंदर स्ट्राइक करना चाहिए मेन एक्सिस मतलब जस्टिफाई कंटेंट, क्रॉस एक्सिस लाइन आइटम्स। इस तरीके से अलग अलग जो एक्सेस होते हैं उस हिसाब से एक अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया फ्लेक्स बॉक्स वाला, या अगर कुछ भी अंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर गलत चूज किया, टेंशन की बात नहीं है। एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रखी है, उसको एक बार गो थ्रू करना, वो आपको और थोड़ा सा हेल्प करेगी चीजों को फ्लेक्स बॉक्स के अंदर इमेजिन करने में। एंड आज अभी के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, जो आई होप आपको करने में मजा आया होगा। एंड अब मैं एक और छोटा सा पोल आपके साथ शेयर करूंगी
इसमें आप मुझे बताना कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना जो है स्कोर किया। मैं एक और पोल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेट मी क्रिएट इट एंड अपनी ट्रॉफीज बताना, किसको कितनी ट्रॉफीज मिले, ताकि मुझे भी पता चले। और ईमानदारी से बताना, झूठ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी का एज सच कोई नाम नहीं दिख रहा है कि हाँ जी इस बच्चे ने नहीं किया, क्योंकि क्लास के अंदर भी क्या होता है, हम काफी ज्यादा शर्माते हैं। ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर होती थी, कोचिंग में होती थी, मैक्सिमम स्टूडेंट शर्माते हैं कि पता नहीं मैं, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैंने पूछ लिया तो, और लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे तो इतना भी नहीं आता था क्या। पर एक अच्छा 7 ही मैक्सिमम ऑप्शंस इंक्लूड कर सकते हैं, तो मैं आपको रेंज दे देती हूँ। पर मुझे मेरे पापा एक बहुत अच्छी चीज बोलते थे, एंड इनफैक्ट ये अच्छी चीज आपने कई जगह सुनी भी होगी, कि आप तभी तक बेवकूफ होते हैं जब तक आपको पता नहीं होता। पर अगर आपने पूछ लिया हाथ खड़े करके, ठीक है। मुझे तो यही लगता था, जब भी मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत सवाल पूछती हूँ किसी से भी, क्लास के अंदर टीचर से, या किसी और कोई और से पढ़ रही होती हूँ, मतलब पढ़ रही होती थी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। तो मुझे पता है कि ठीक है मुझे नहीं आता, मैं बेवकूफ हूँ, पर हाथ खड़ा करके मैंने पूछ लिया, अब तो नहीं हूं ना, अब तो पता चल गया मुझे। बेवकूफ तो लंबे टाइम तक, लंबे समय तक, एक्चुअल बेवकूफ तो मैं तब रहती जब मैं एफर्ट ही नहीं लेती कुछ पूछने का। इसीलिए खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए, कुछ नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए, और शर्माना नहीं चाहिए बताने में। नहीं आता तो नहीं आता था, कोई नहीं। इससे मुझे ही री एवेल्युएशन मिला कि चीजें अब जो हैं वो बेटर हो गई हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये मैं कुछ कुछ जुगाड़ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो दिस कम्स आउट टू बी 7 8, this is 6, this is 5, this is 4, 3। एक रेंज मैं आपको दे रही हूँ अपने ट्रॉफीज के लिए, एंड लेट मी शेयर दिस पोल एंड यू कैन सिलेक्ट, अपनी रेंज सिलेक्ट कर लेना कि कितनी ट्रॉफीज आज वाले सेक्शन में आपको मिली। ईमानदारी से सिलेक्ट करना है, झूठ नहीं लिखना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके नाम ऐसे, सच्ची बताओ आपके नाम मुझे नहीं दिख रहे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्या सिलेक्ट कर रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिकली फॉर माय इवैल्यूएशन कि आज की क्लास में किस तरीके का रहा। एंड आई होप कि आज की क्लास से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम जो लाइव सेशन के अंदर वीडियोस सेक्शन के अंदर अपलोडेड है वो पूरी देखनी पड़ती है टू गेट इट चेक्ड। अब आई अंडरस्टैंड, हमारा जो टेक है वो इसी तरीके से बैक एंड बिल्ट है थोड़ा सा, कि जितने भी सेक्शन है वो उसी तरीके से आपको सारे के सारे देखने पड़ेंगे टू मार्क इट 100%। लेट मी टॉक टू द टीम एंड सी कि इसके बारे में क्या हो सकता है। अभी के लिए तो और कुछ नहीं, तो आप उसको चला के छोड़ सकते हैं। ये मैं आपको, इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है पर थोड़ा सा वर्क अराउंड दे रही हूँ, उसको चला के छोड़ दो तो वो टिक हो जाएगा 80% कंप्लीशन पे। बाकी मैं देखती हूँ इसका अगर कोई और बेटर सॉल्यूशन निकल पाए तो। एंड ये हमारे पोल का फाइनल रिजल्ट आया है। इसका मैं भी एक ले लेती हूँ कॉपी, इन केस आगे अगर हम कोई पोल कराएं तो आई एम होपिंग कि इससे बेटर स्कोर आप लेकर आ रहे होंगे। एंड अच्छी बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 8 से 10 तक का स्कोर किया है। जिसका भी 5 या 5 से कम वाला स्कोर है, टेंशन लेने की बात नहीं है, पर आपको थोड़ा सा और जो क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास के अंदर जो पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा और अच्छे से करने की जरूरत है, और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिसका 6 से 7 की रेंज में रहा है,
ठीक ठाक पढ़ा है आपने, थोड़ा सा और सेल्फ प्रैक्टिस थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। एंड 8 से 10 वालों को वही है, उन्हें भी सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं थोड़ा सा। एंड जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए वो एक प्रोजेक्ट बता दिया है, लेटेस्ट जो वीडियो अपलोडेड है उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं फ्री टाइम में, थोड़ा सा अगर है आपके पास फ्री टाइम तो, अगर बैकलॉग वगैरह कुछ भी नहीं है तो। फ्रीलांसिंग के बारे में हमारी एक डेडिकेटेड लाइव होगी, तो उसके बारे में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने साल पढ़ा पर अभी भी मुझे रो और कॉलम में कंफ्यूजन है। रो क्या होती है? जब भी हम डायग्राम्स की बात करते हैं तो रो, अगर मैंने इस तरीके से बहुत सारे डब्बे बनाए हैं तो इनमें ये जो होती है ना, ये वाली डायरेक्शन यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो जाती है, ये मेरी रो होती है। कॉलम होता है ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप से जो बॉटम की तरफ आता है, ये मेरा कॉलम होता है। काफी स्टूडेंट्स ने गेट वेल सून लिख दिया है, थैंक यू सो मच, आई रियली नीड इट, आई नीड द विशेस राइट नाउ, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपनी उंगलियों को ठीक यूज करके टाइपिंग करना, पेंसिल को पकड़ पाना। कुछ लेक्चर्स आपके भी आएंगे जिनमें हैंड राइटिंग शायद आपको समझ आ जाए, उतनी अच्छी नहीं चल रही। तो कोर्स में है फ्लो चार्ट, यस। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ा काफी सारे स्टूडेंट्स ने, कोई नहीं, आपके पास टाइम है अभी भी, कल डे ऑफ है, तो फ्लेक्स बॉक्स को अच्छे से पढ़ लेना है एंड कंप्लीट करना है उस चैप्टर को। फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से एक स्टूडेंट का सवाल था बीच में कि ग्रिड भी, वैसे हमारा जो सेशन था बोनस सेशन, उसके अंदर क्वेश्चन इतने ही थे, आज का सेशन इतना ही था। एक दो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ जाते हुए। एक स्टूडेंट ने पूछा कि हम ग्रिड भी पढ़ेंगे क्या? ग्रिड भी एक टॉपिक होता है, फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही होता है सीएसएस में, ग्रिड भी हम पढ़ेंगे। पर मैक्सिमम प्रैक्टिकल केसेस में अगर आपको वेबसाइट अच्छे से लेआउट डिजाइन करना है, अच्छे से और ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रिड। ग्रिड के कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसमें ग्रिड यूज होता है, पर मैक्सिमम केसेस में फ्लेक्स बॉक्स यूज होता है। और ग्रिड को समझने के लिए आपको फ्लेक्स बॉक्स पहले से अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट मैंने जिस तरीके से पढ़ा है। तो फ्लेक्स बॉक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लेक्स बॉक्स ऐसी चीज है जो एक बेसिक डेवलपर को एक अच्छे डेवलपर से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो कुछ ही डेवलपर्स को फ्लेक्स बॉक्स समझ में आता है, पर एक अच्छे डेवलपर को फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से समझ में आता है। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देना। एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन एज अ गुड रिसोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, वहां पर जाकर थोड़ा सा आप और पढ़ सकते हैं। जो नोट्स आपके साथ शेयर किए उनमें थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा भी डाउट होता है ना इनके बीच में कि क्रॉस एक्सिस क्या होता है, मेन एक्सिस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, एक बार दोबारा से लेक्चर को देख लेना। फ्लेक्स बॉक्स वाला लेक्चर इतना लंबा नहीं है कि उसको दोबारा ना देखा जा सके, तो एक बार दोबारा से आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। और खुद से अपने नोट्स उस चैप्टर के लिए बनाने की कोशिश करो। इवन दो हमने नोट्स अपलोड कर रखे हैं इस चैप्टर के, पर खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। जब भी हम खुद से चीजें पढ़ते हैं तो रिकॉल इफेक्ट होता है। रिकॉल यानी जो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली उसको हम दोबारा याद करते हैं, तो वो लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो वो चीज करने की कोशिश करनी है। एंड दीदी सब आंसर टेलीग्राम में मिल रहे हैं। देखो, अगर टेलीग्राम में सारे आंसर मिल रहे हैं, किसी ने कॉपी करके पोल में डाल दिया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बताया था ईमानदारी से क्वेश्चन आंसर करने हैं। ऐसा तो है नहीं इसके बेसिस पर आपको कुछ ऐसे आपकी इसी पोल के बेसिस पे आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, या इसी पोल के बेसिस पर कोई प्राइज मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। ये सिर्फ आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए था पोल, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए था, प्रैक्टिस के लिए था। एंड जितने भी पोल्स या जितने भी टेस्ट आएंगे उनको ईमानदारी से करना है, चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपका स्कोर कहीं जाके इधर उधर डिस्प्ले कराऊंगी, तो चीटिंग करने का कोई फायदा भी नहीं है। डेवलपमेंट ऐसी चीज है जिसमें चीटिंग करके कुछ हासिल नहीं होगा। तो आई होप कि आज का जो सेशन था उसको कोशिश तो करी ही है वैसे मैंने आज के सेशन को 1 घंटे में निपटाने की, ऑल्दो थोड़ा सा ऊपर रह गया बट ठीक है, कोई नहीं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, फर्स्ट टाइम पोल्स को ट्राई किया। तो होपफुली आगे भी कुछ कुछ ऐसी क्लासेस लेकर आएंगे जिसमें और पोल्स करेंगे आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोबारा मैं रिमाइंड करा रही हूँ, फ्लेक्स बॉक्स को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा आप पढ़ लेना अगर कुछ टॉपिक्स में डाउट आता है तो। एंड
ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर, लेक्चर्स के अंदर। कल की छुट्टी है, तो परसों हमारा नेक्स्ट चैप्टर अपलोड हो रहा होगा, सीएस का नेक्स्ट पार्ट। तो गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड बाय बाय।